given you the some of the solutions of some important questions of exercise 2.1. Okay, let us start with the question number 2, part number 1, which says evaluate sine inverse of -1. हमें साइन इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास 1 है। 1 क्या होता है, हमें ये पता है ना, साइन π/2 1 होता है। तो 1 की वैल्यू 1 जो है वो साइन π/2 लेने पर आता है, इसलिए मैंने 1 की जगह क्या रख दिया, साइन π/2। तो हमारे पास आया साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन π/2। ठीक है, अब आती है बात माइनस की। नाउ वी नो दैट माइनस साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन ऑफ माइनस थीटा, यानी आप चाहो तो माइनस के साइन को अंदर ले जा सकते हो। तो इस वजह से हम माइनस साइन π/2 को लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस π/2। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम देखें तो इससे आगे में आप ये देखिए जरा कि ये जो -π/2 का एंगल है ना, ये -π/2 का एंगल साइन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से +π/2। तो -π/2 का एंगल क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल ब्रांच में आता है, इसलिए साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हालांकि इस तरह से कैंसलेशन शो करना गलत है, हम ऐसे शो नहीं कर सकते। कभी भी आप क्वेश्चन में ऐसे काट के आओगे ना, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो सही प्रोसीजर नहीं है। बस वो अंडरस्टूड है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स और साइन दोनों चल रहे हैं और आगे जो एंगल है वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर आता है, तो प्रिंसिपल रेंज के अंदर आने पर आप उसे डायरेक्टली -π/2, मतलब एंगल एंगल हमारे पास रह जाएगा और साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे एंड आवर आंसर इज -π/2, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम आए तो लेट अस नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, कोस इनवर्स ऑफ -हाफ। अब कोस इनवर्स -हाफ के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर जो -1/2 है, सबसे पहले इससे डील करेंगे। we know that 1/2 is the value of cosine for π/3। तो cos π/3 1/2 होता है, इसलिए 1/2 की जगह cos π/3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद माइनस का एडजस्टमेंट करना है। कोस के केस में माइनस को एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने माइनस कोस π/3 को लिख दिया कोस ऑफ पाई माइनस π/3। ऐसा करना इसलिए पॉसिबल है बिकॉज cos पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस π/3 को हम कोस ऑफ पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से मेंशन किया तो पाई माइनस π/3 क्या होता है, पाई माइनस π/3 होता है कोस ऑफ 2π/3। तो हमारे पास एक एंगल आ गया कोस 2π/3। एक वैल्यू जो थी ना -1/2, उसको हमने कोस 2π/3 में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे कल आपको बताया था, कल भी तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे ना, लास्ट एग्जाम्पल में था कि अब 2π/3 जो है वो 0 से पाई के बीच में आता है और 0 से पाई कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच है। जब भी कोई एंगल कोस इनवर्स और कोस दोनों एक साथ आ रहे हैं और जो एंगल है वो कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच का ही एंगल है, अगर ये सब चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो आप कोस इनवर्स को कोस के साथ रिमूव कर सकते हो। ये दोनों तो रिमूव हो जाएंगे और ये दोनों रिमूव होने के बाद हमारे पास एंगल बचेगा ओनली 2π/3 विच इज द सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर ये दोनों क्वेश्चंस में एक चीज निकल के आई कि एक इनवर्स टी फंक्शन अपने करस्पॉन्डिंग टी फंक्शन को कैंसल आउट कर सकता है, प्रोवाइडेड आगे आने वाली जो वैल्यू आगे आने वाला जो एंगल है वो प्रिंसिपल ब्रांच में आता हो। अगर प्रिंसिपल ब्रांच से रिलेटेड एंगल है तब तो हम सीधा इनको कैंसल आउट करके आंसर लिख देंगे। अगर नहीं है तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर था माइनस को मैनेज करने के लिए हमने इस तरीके से प्रोसीड किया। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज सीकेंट इनवर्स -2। अब जब सीकेंट इनवर्स की बात करें तो सीकेंट इनवर्स -2 में भी सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस और 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2 कैन बी रिटन एज सीकेंट π/3।
2 वैल्यू होती है सीकेंट पाई बाय 3 की। अब यहाँ भी माइनस का साइन आ रहा है, जब माइनस का साइन आ रहा है तो इस माइनस को मैनेज करना जरूरी है। अब इस माइनस को हम कैसे मैनेज करेंगे? सीकेंट में माइनस के साइन को आप डायरेक्टली अंदर नहीं ले सकते हो, बिकॉज सीकेंट तो माइनस के साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो माइनस को डायरेक्टली तो अंदर ले जा नहीं सकते, डायरेक्टली नहीं ले जा सकते, तो हम क्या करेंगे? हमने वही कॉन्सेप्ट लगा दिया जैसे कोस में लगाया था। हमने माइनस सीकेंट पाई बाय 3 को लिख दिया सीकेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, जिससे कि वो कन्वर्ट हो गया सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 पाई बाय 3। ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 3 बना दिया इसको। अब यहाँ जो एंगल आया ना 2 पाई बाय 3, ये सीकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। सीकेंट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। ये एक्सेप्शन जो होती है ना, एक्सेप्ट शो करने के लिए आप देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर पाई बाय 2 लिखा हुआ है, मतलब 0 से पाई के बीच का कोई भी एंगल हो सकता है, बस पाई बाय 2 नहीं हो सकता। दिस इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स। तो सीकेंट इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल ब्रांच का एंगल हमें मिल गया। क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच का एंगल मिल गया, इसलिए अब सीकेंट इनवर्स सीकेंट को कैंसिल कर देगा एंड वी शैल बी लेफ्ट विद ओनली 2 पाई बाय 3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज वेरी सिंपल, आप बहुत आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट अस कम टू द पेज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है इवैल्यूएट टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। ये एक वैल्यू है जिसको कि हमें इवैल्यूएट करना है। आई हैव इंक्लूडेड ओनली द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस पीडीएफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने आप सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल वैल्यूज हैं। सेकेंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स मैंने आपसे डिस्कस किए। थर्ड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें से मैंने थर्ड पार्ट को इंक्लूड किया है, क्योंकि कल जब हम इस तरह का क्वेश्चन कर रहे थे ना क्लास में, तो वहां थोड़ा वीडियो और ऑडियो दोनों ब्लर हो गए थे, तो थोड़ा क्लैरिटी कम आ रही थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आज यहाँ इंक्लूड कर लिया। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज द स्टेटमेंट। वी हैव टू इवैल्यूएट टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 times sin ऑफ 2 cos इनवर्स √3/2। ठीक है, ये पूरा जो है ये हमें इवैल्यूएट करना है। आप देखो जरा कितने स्टेप्स हो गए। √3/2 का क्या लेना है? कोस इनवर्स, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका साइन लेना है, जो साइन की वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका tan इनवर्स निकालना है। मतलब यहाँ जो प्रोसेस चलता है ना, ये पीछे से चलता है। अब अगर हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड रीड करेंगे ना, तो रीडिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें बड़ी मुश्किल से लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा जो लास्ट सबसे इनर मोस्ट स्टेप होता है ना, वहां से चलना होता है। तो यहाँ इनर मोस्ट स्टेप में कौन सी चीज आ रही है आपके पास? इनर मोस्ट में आपके पास वैल्यू है ये, जिसको आप बोल रहे हो √3/2। अब ये √3/2 क्या होता है? √3/2 होता है कोस ऑफ पाई बाय 6। तो हमने tan इनवर्स को अपने प्लेस पर रखा, 2 को भी अपने प्लेस पर रखा, साइन को भी अपने प्लेस पर रखा, और 2 कोस इनवर्स यहाँ तक तो एज इट इज कॉपी कर दिया, और √3/2 को क्या पुट कर दिया हमने यहाँ तक, सेम कॉपी करने के बाद √3/2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया कोस पाई बाय 6। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो जो ये पाई बाय 6 का एंगल है, ये कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 टू पाई। तो पाई बाय 6 का एंगल 0 से पाई के बीच में इंक्लूडेड है। इस वजह से क्या होगा, कोस इनवर्स कोस को कैंसल आउट कर देगा। कोस इनवर्स कोस को कैंसल आउट कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? एक तो ये 2 बचेगा, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाय 6 बचेगा। इसका मतलब नाउ वी आर लेफ्ट विद टेंजेंट इनवर्स 2 sin 2 पाई बाय 6। ये 2 तो ये वाला 2 है, और पाई बाय 6 ये वाला पाई बाय 6 है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पाई बाय 6 आ गया, और 2 पाई बाय 6 किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय 6 इज ऑलवेज इक्वल टू पाई बाय 3। तो अब हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 2 sin 2 पाई बाय 6 था, तो ये बना tan इनवर्स 2 sin पाई बाय 3। अब sin पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? sin पाई बाय 3 इज गिवन बाय √3/2। इसकी वैल्यू को √3/2 पुट किया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एंड वी आर लेफ्ट विद टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3।
अब √3 जो है ये टेंजेंट की स्टैंडर्ड वैल्यूज में आता है, √3 आता है जब हम टेंजेंट π/3 लेते हैं। तो नाउ इट कैन बी रिटन एज टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट π/3, which means our answer should be π/3, क्योंकि π/3 भी tan इनवर्स x के प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है। यहाँ एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आपको, ये जैसे आप यहाँ तक पहुंच गए, इसके बाद आप सीधा भी π/3 लिखकर आ जाएंगे ना तो चलेगा, बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यूज में आप डायरेक्टली भी आंसर को पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी में कहीं भी स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं दिए गए हमें। जैसे आप फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ही देखिए। द क्वेश्चन इज इवेल्युएट cos ऑफ साइन इनवर्स -3/5। अब देखो -3/5 कोई स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू नहीं है। हम स्टैंडर्ड एंगल्स किसको मानते हैं? एक टी रेशियोज की टेबल आप लर्न करते हो ना 10th क्लास में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन वैल्यूज की टेबल को आप लोग स्टडी करते हैं कहाँ? 10th क्लास में। इन एंगल्स को स्टैंडर्ड एंगल्स कहा जाता है। और -3/5 इनमें से किसी भी एंगल पर साइन की वैल्यू नहीं बनता। इसका मतलब जो वैल्यू हमारे पास है ना, ये -3/5, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट वे में सॉल्व करेंगे। जैसे कल एक क्वेश्चन मैंने करवाया भी था, उस इनडायरेक्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, हमें क्या इवेल्युएट करना है? cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -3/5। तो बाहर के कोस को तो चलने दो, ये जो अंदर वाला एंगल है ना पूरा, साइन इनवर्स ऑफ -3/5, ये तो आप लोगों को पता है ना कि इनवर्स फंक्शन क्या करता है? वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल प्रोवाइड करता है। तो साइन इनवर्स -3/5 एक एंगल आएगा जिसका कोसाइन हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इस एंगल को इवेल्युएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने मान लिया कि ये वैल्यू किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। मैंने क्या अजम्पशन ले लिया? I have assumed that sin inverse 3/5 is equal to theta। अब अगर इस साइन इनवर्स को हम पीछे की तरफ ले जाएं तो क्या होगा? -3/5 तो यहाँ रह जाएगा, और साइन इनवर्स दूसरी तरफ RHS में जाके साइन इनवर्स का क्या बन जाएगा? साइन। तो ये आ गया -3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये कुछ इस तरह से लगा लो जैसे हम ये कहते हैं ना, हमने इनवर्स वाली एक्सरसाइज की थी, हम बोलते थे fx y के बराबर है, तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y। ऐसे क्वेश्चंस किए थे हमने फर्स्ट चैप्टर में। तो अगर हम f को LHS से RHS में ले जाएंगे तो f इनवर्स बनेगा। तो f इनवर्स को अगर हम शिफ्ट करेंगे साइड, तो वो f में कन्वर्ट होके हमें वापस fx इज इक्वल टू y दे देगा। ये इसी तरीके से है। तो साइन इनवर्स को हमने शिफ्ट कर दिया कहाँ? राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास आ गया -3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा की बात करें तो थीटा क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू है, अब साइन इनवर्स फंक्शन की जितने भी आंसर्स आएंगे, जो भी आंसर बनेगा वो प्रिंसिपल ब्रांच का आंसर चाहिए होता है हमें, और साइन की प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 से +π/2। इट मींस ये थीटा जो है ये -π/2 से +π/2 का एंगल होना चाहिए। आप -π/2 से +π/2 में देखें तो दो क्वाड्रेंट्स इन्वॉल्व हैं। एक क्वाड्रेंट तो है -π/2 से 0 वाला, ये वाला, और एक क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है 0 से π/2 वाला। 0 से π/2 जहां फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहीं -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। आपको हर एक इनवर्स टी रेशियो के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में दो क्वाड्रेंट्स देखने को मिलेंगे। एक क्वाड्रेंट होगा जो पॉजिटिव वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा, और एक क्वाड्रेंट होगा जो नेगेटिव वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास है कि साइन थीटा है -3/5 और थीटा बिलोंग करता है -π/2 से +π/2। लेकिन क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने का मतलब है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल नहीं हो सकता। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता तो साइन थीटा की वैल्यू माइनस में नहीं आती। इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ जो एंगल थीटा है आपके पास, ये एंगल थीटा कहाँ लाई करेगा? ये एंगल थीटा लाई करेगा क्वाड्रेंट नंबर 4 में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। चलो अब क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया, इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें तो कोस की वैल्यू चाहिए। नाउ लेट अस इवैल्यूएट cos स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 16/25। अगर cos स्क्वायर थीटा 16/25 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? cos थीटा की वैल्यू आ गई +/4/5। अब आती है बारी थीटा की। थीटा कहाँ का एंगल था? थीटा वाज एन एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें कोस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होने के कारण कोस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 4/5। अब जब कोस थीटा 4/5 है तो अब आप देख लो जरा आपका थीटा क्या था। अब थीटा की वैल्यू को रख दो वापस। थीटा वॉज साइन इनवर्स -3/5, यही तो था थीटा। तो थीटा की इस वैल्यू को, कौन सी वाली वैल्यू? ये जो हमारे पास थी साइन इनवर्स 3/5, थीटा को अगर मैं रिप्लेस कर दूं वापस तो हमारे पास क्या आ गया? कोस ऑफ साइन इनवर्स -3/5 इज इक्वल टू 4/5, विच इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर लेट अस कंसीडर वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन 4 का ही 6 पार्ट मैंने लिया है। बीच के जो पार्ट्स हैं वो बहुत इजीली आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ क्या करना है आपको? यहाँ आपको निकालना है साइन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 4/5। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस का सबका एक ही प्रोसीजर है। जो भी क्वांटिटी है ना उसमें आगे जो भी टी रेशो दिया है, जैसे यहाँ कौन सा टी रेशो दिया? साइन। तो आप मान लो साइन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, जो क्वांटिटी आपको निकालनी है, आपको साइन कैलकुलेट करना था ना, तो साइन ऑफ वट एवर इज गिवन टू यू, यू शैल कंसिडर इट एज साइन थीटा। अब साइन थीटा कंसिडर किया तो अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा नाउ? थीटा की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? दिस थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 4/5। थीटा की ये वैल्यू मिली हमें, हाफ ऑफ कोस इनवर्स 4/5। अब ये जो 1/2 है, लेट अस फर्स्ट शिफ्ट इट टू द राइट हैंड साइड। क्यों करना पड़ेगा शिफ्ट? क्योंकि जब तक आप 1/2 को नहीं हटाओगे तब तक आप कोस इनवर्स को ऑपरेट नहीं कर सकते हो। तो कोस इनवर्स को ऑपरेट कर पाए इसलिए हमने क्या किया? 2 को शिफ्ट कर दिया, और 2 को शिफ्ट किया तो हमारे पास आ गया कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, तो कोस इनवर्स 4/5 की वैल्यू कितनी है? 2 थीटा के बराबर है। अब कोस इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच होता है 0 to पाई। वैल्यू आ रही है 2 थीटा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई। और 2 थीटा अगर 0 से पाई के बीच में, तो थीटा किस में आएगा? 0 से पाई/2 में आएगा। अब यहाँ मैंने 2 थीटा को क्यों लिया? क्योंकि कोस इनवर्स 4/5 2 थीटा के इक्वल था। जिस वैल्यू के इक्वल आएगा उसी को तो प्रिंसिपल ब्रांच में से निकालेंगे हम। तो क्योंकि कोस इनवर्स 4/5 2 थीटा के इक्वल था, सो 2 थीटा मस्ट लाई बिटवीन 0 to पाई। और 2 थीटा अगर 0 से 180 डिग्री के बीच में है तो थीटा जो है वो लाई करेगा बिटवीन 0 to पाई/2। चलो, ये सब तो था क्वाड्रेंट की डिसीजन के लिए, क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए। अब आते हैं हम अपनी वैल्यू पर। जब कोस इनवर्स 4/5 2 थीटा बनता है तो इसका मतलब हो गया कि कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5 है। अब कोस 2 थीटा की वैल्यू है 4/5। दिस कोस 2 थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही क्यों लिखा? क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपने क्या अजम्पशन लिया था? आपने गिवन क्वांटिटी को साइन थीटा माना था ना, इसका मतलब आपको साइन थीटा निकालना है। जब कैलकुलेट ही साइन थीटा करना है तो हम कोस 2 थीटा को भी सिर्फ साइन की टर्म्स में ही एक्सप्रेस करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ सिर्फ लिखा क्या? उसको सिर्फ साइन की फॉर्म में लिखा। तो कोस 2 थीटा को हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4/5। अब इसके बाद इसका आगे का सॉल्यूशन देखो जरा। जब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 4/5 आता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा? अब तो ये सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/5।
So 2 sin square theta should be equal to 1 minus 4 by 5, that is 1 by 5. और यहाँ से sin square theta की वैल्यू कितनी आ गई? 1 by 10. अगर sin square theta 1 by 10 है तो sin theta कितना बना? sin theta की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 by रूट 10. ठीक है, तो sin theta की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई. अब यहाँ फिर से क्वाड्रेंट का रोल आ जाता है. हमने ऊपर इसमें कैलकुलेट किया था ना बेटा अभी, इससे ऊपर जो स्टेप्स चल रहे थे हमने क्या निकाला था यहाँ? We had calculated already calculated that theta lies in the first quadrant. ये देखिए जरा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने ये प्रूव किया था कि थीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच का एंगल है. क्योंकि थीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच का एंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ? What does it mean? Since theta is an angle between 0 to pi by 2, so it means that 2 sin square theta is equal to 1 minus 4 by 5, which is equal to 1 by 5. तो sin square theta की जो दो वैल्यूज आई थी ना, प्लस माइनस 1 by रूट 10, इस प्लस माइनस 1 by रूट 10 के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे कि sin थीटा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होने के कारण sin थीटा की वैल्यू आई 1 by रूट 10. अब sin थीटा की वैल्यू 1 by रूट 10 आई तो अब रख दो वापस. थीटा क्या था? थीटा वाज हाफ कोस इनवर्स 4 by 5, जिसकी वैल्यू फिर बन जाती है 1 अपॉन रूट 10. इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट है. लास्ट एग्जांपल जो मैंने कल छोड़ा था ना वो इसी टाइप का था. द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट cos of sin inverse 1 by 4 plus secant inverse 4 by 3. आपको ये क्वांटिटी निकालनी है. आपको कोसाइन कैलकुलेट करना है. किसका कोसाइन कैलकुलेट करना है? साइन इनवर्स 1 by 4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4 by 3 का आपको साइन कैलकुलेट करना है. अब ये साइन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पर हमें सिंपल सा एक काम करना है, और वो काम क्या रहेगा कि हमारे पास अंदर दो एंगल्स हैं. हम उन दोनों एंगल्स का अजम्पशन ले लेंगे, और वो दोनों एंगल्स का अजम्पशन क्या रहेगा? एक को मान लेंगे ए और एक को मान लेंगे बी. ठीक है, ये दो वैल्यू हमने ले ली. कौन कौन सी ली बेटा हमने? साइन इनवर्स 1 by 4 को लिया ए, और सीकेंट इनवर्स 4 by 3 को ले लिया बी. ये दो एंगल्स है ना, एक ये वाला और एक ये वाला. एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया. जिसको ए माना वो साइन इनवर्स 1 by 4 है. इट मींस ए शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, क्योंकि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में आती है. जिसको आपने बी माना वो सीकेंट इनवर्स है, इसलिए बी की प्रिंसिपल ब्रांच बनेगी 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2. ठीक है, ये दो ब्रांचेस हमारे पास आ गई. दोनों को हमने ए और बी कंसिडर किया. ए कहाँ लाई करता है और बी कहाँ लाई करता है, ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया. अब इसके बाद आती है बारी कि हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे. नाउ सिंस साइन इनवर्स 1 by 4, साइन इनवर्स 1 by 4 क्योंकि ए के बराबर है तो साइन ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 by 4. सीकेंट इनवर्स 4 by 3 क्योंकि बी के बराबर है तो सीकेंट बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 4 by 3. तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई. साइन ऑफ ए आ गया, सीकेंट ऑफ बी आ गया. और ए और बी कहाँ कहाँ लाई करते हैं हमें ये भी पता चल गया. अब एक चीज देखो, आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू नीड टू कैलकुलेट कोस ऑफ ए प्लस बी. आपका अजम्पशन तो ये था ना, तो जो आपका अजम्पशन था उसके हिसाब से आपको तो कोस ऑफ ए प्लस बी निकालना है. क्योंकि आपको कोस ऑफ ए प्लस बी कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोस ऑफ ए प्लस बी जो है वो तो होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, चार वैल्यूज की हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अब देखो जरा ये पेज जो है नेक्स्ट, देखिए हमें वैल्यूज चाहिए साइन ए कोस ए साइन बी एंड
कोस बी। ठीक है, अब साइन ए की बात करते हैं। साइन ए है 1/4, ए लाई करता है बिटवीन -π/2 एंड +π/2। पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया, ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमने कोस स्क्वायर ए निकाला, उससे कोस ए निकाला, तो कोस ए की वैल्यू आ गई ±√15/4। और जब ये वैल्यू आई ±√15/4, तो क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का था इसलिए कोस ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो कोस ए की वैल्यू आ गई √15/4। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, साइन ए 1/4 और कोस ए कितना हो गया √15/4। इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सीकेंट बी से साइन बी और कोस बी की। अब सीकेंट बी की वैल्यू क्या दी थी आपको, यू वर गिवन दैट सीकेंट बी वाज 4/3। थोड़ा सा नीचे करते हैं, सीकेंट बी कितना था 4/3 था। सीकेंट बी 4/3 होने का मतलब कोस बी कितना हो गया, कोस बी बन गया 3/4। अब बी जो है वो 0 to पाई के बीच में आता है, लेकिन अगेन वही बात है कि कोस बी की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब आंसर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से होना चाहिए। तो क्योंकि कोस बी पॉजिटिव है, तो बीइंग पॉजिटिव बी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए साइन स्क्वायर बी जो है वो 1 - cos स्क्वायर बी से 7/16 बनता है। यहाँ से साइन बी की वैल्यू आती है ±√7/4, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होने के कारण आंसर लेंगे पॉजिटिव। तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो अब हमारे पास कोस बी है 3/4 और साइन बी है √7/4। अब साइन ए, साइन बी, कोस ए, कोस बी, चारों वैल्यूज आ गई ना आपके पास। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, अब हमें निकालना था कोस ऑफ ए प्लस बी। हमें कैलकुलेशन करनी थी कोस ऑफ साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4/3। इसको हमने ए माना था, इसको हमने बी माना था, तो ये बना कोस ऑफ ए प्लस बी। कोस ऑफ ए प्लस बी का मतलब कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमने इसका एडिशन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब चारों वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, तो ये अपने पास आंसर आ जाता है, कोस ए की वैल्यू, कोस बी की वैल्यू, साइन ए की, साइन बी की। चारों नंबर्स को पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 3√15 -√7/16। ठीक है, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो ये 9th पार्ट है ये क्लियर हो जाता है। नाउ लेट अस कम टू द पार्ट नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आज का। इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का 10th पार्ट है, वी नीड टू इवेल्युएट साइन ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस कॉस ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2√2। दो वैल्यूज हैं अलग अलग जिनको कि हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो दोनों को कैलकुलेट करना है तो 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू की बात करते हैं। इस फर्स्ट वैल्यू में अंदर tan इनवर्स 1/4 आ रहा है ना, इस tan इनवर्स 1/4 को मैंने मान लिया थीटा। अगर टेंजेंट इनवर्स 1/4 थीटा है तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 1/4। क्योंकि टेंजेंट में है इसलिए थीटा लाई करेगा बिटवीन -π/2 टू +π/2। अब टेंजेंट थीटा 1/4 है, इस हिसाब से साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1/4 कितना बना, ये बन गया साइन 2 थीटा। क्यों, क्योंकि हमने tan इनवर्स 1/4 को ही तो थीटा माना था, तो उस लिहाज से ये साइन 2 थीटा बन गया। अब हमें पता है साइन 2 थीटा होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज आपने 11th क्लास में सीखी थी। तो 11th क्लास की इस वैल्यू के अकॉर्डिंग साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसमें अगर हम नंबर्स को पुट कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, टेंजेंट थीटा को पुट किया 1/4 तो आया 2 × 1/4 प्लस 1/16, 1 + 1/16 कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 8/17। तो जो पहली वैल्यू थी ना साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1/4 वो आ गया 8/17। अब इसी तरीके से आपको सेकेंड वैल्यू निकालनी है। सेकेंड वाली वैल्यू में आपके पास है टेंजेंट इनवर्स 2√2। अब टेंजेंट इनवर्स 2√2 को मान लिया b, तो टेंजेंट भी कितना बन गया 2√2। अब ये पॉजिटिव है, tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में देखें तो ये b -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए।
ठीक है, अब टेंजेंट भी 2√2, तो सीकेंट स्क्वायर भी आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर भी, यानी 1 प्लस 8 9। यहाँ से सीकेंट बी की वैल्यू आ गई ±3। अब आती है बात कि पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। टेंजेंट बी था पॉजिटिव, क्वाड्रेंट था -π/2 से +π/2, यानी कि फोर्थ और फर्स्ट। अब क्योंकि टेंजेंट पॉजिटिव है इसलिए फोर्थ तो हो नहीं सकता, तो बी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सीकेंट भी पॉजिटिव होता है ना, तो सीकेंट बी की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई और ये आ गया 3। अब सीकेंट बी अगर 3 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस बी। सीकेंट बी 3 है तो कोस बी की वैल्यू आ गई 1/3, और बी को वापस पुट कर दें तो कोस tan इनवर्स 2√2 आ गया 1/3। तो इस तरीके से जो 10th पार्ट में हमें वैल्यू चाहिए थी ये वाली, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस कोस ऑफ tan इनवर्स 2√2, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब इसके अंदर आप वैल्यूज नंबर्स पुट कर दो बस। पहला नंबर आया था 8/17, दूसरा आया 1/3, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 24 + 17 डिवाइड बाय 51, which is equal to how much? This is equal to 41/51, which is the answer। इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, और एज पर सीबीएसई जो हमारा चैप्टर 2 का कंटेंट था वो भी पूरा हो जाता है, और चैप्टर जो है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। With this we come to the end of today's lecture।